चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के गद्य खंड के 13वां चैप्टर जिसका नाम है शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्ण मूर्ति जी। इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में इस चैप्टर का सारांश मतलब इस चैप्टर की जो सारी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैं समझा चुका हूँ। यदि अभी तक वो वीडियो नहीं दिखे तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ें नहीं जानेंगे ना तब तक आपको इसका प्रश्न उत्तर भी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके कार्य क्या है स्पष्ट करना। क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके कार्य क्या है आपको स्पष्ट करना है। देखो बुआ, शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब होता है अपने जीवन का विकास करना, अपने जीवन में जलन को दूर करके प्रेम लाना। ये क्या है? शिक्षा है। हिंसा को अहिंसा में बदलना, ये भी क्या है? एक शिक्षा है। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, एक हिंदी था पढ़ना, सर अंतिम चैप्टर था, उसका भी नाम शिक्षा और संस्कृति था, महात्मा गांधी का। उसमें बताएगा शिक्षा किसे कहते हैं, रियल में शिक्षा है क्या, सच्चा शिक्षा किसे कहते हैं? तो अहिंसक प्रतिरोध को शिक्षा कहते हैं। जो अहिंसा मतलब जो हिंसा का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? शिक्षा कहते हैं। ठीक है ना। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है? तो जे कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि शिक्षा का रियल अर्थ है अपने जीवन का संपूर्ण विकास कर लेना, अपने आप को समझना ही शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा का क्या अर्थ है? तो अपने जीवन का संपूर्ण विकास करना क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। और साथ में इसके कार्य क्या है? तो शिक्षा का कार्य यही है कि हमें संपूर्ण मतलब क्या कर, हमारे शिक्षा हासिल करने के लिए हमें स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, और वो हमारे 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 मन के अंदर से भय को क्या करेगा? दूर करेगा। तो पहली बात यह है कि शिक्षा के कार्य क्या है? तो शिक्षा के कार्य यही है कि हमारे मन के अंदर जो भय है, जो डर है, उसको क्या करेगा? दूर करेगा। कौन? शिक्षा करेगा। तो समझ में आगे बात है, शिक्षा किसे कहते हैं? तो शिक्षा हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करता है। ठीक है ना। इसके माध्यम से हमारे मन के अंदर जो भय होता है, जो डर होता है, वो सब दूर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके कार्य क्या स्पष्ट करना है। तो लिखना है कि अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करना, अपने आप का संपूर्ण विकास करना ही शिक्षा कहलाती है। और शिक्षा का कार्य यही है कि हमारे मन के अंदर जो भय होता है उसको वो दूर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया? देखो, जीवन क्या है? तो एक विशाल साम्राज्य के रूप में, जिसमें मनुष्य तरह तरह के कर्म करता है, मनुष्य की भावनाएं आती है, मनुष्य तरह तरह की क्रियाएं करता है, मनुष्य तरह तरह के व्यंजनाएं रचता है। देखो, कहने का मतलब क्या है कि जीवन क्या है? सिंपली भाषा पर हम लोग जीवन का डेफिनेशन दे, व्हाट इज लाइफ, तो देखो जीवन का मतलब जो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच वाले पड़ाव को, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। वही तो आपकी लाइफ है, क्योंकि जन्म से लेकर अपने मृत्यु के बीच के पड़ाव आपने झेल लिया, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी जीवन कहलाएगी। तो वही कहते हैं यहाँ पर जे कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि जीवन क्या है? तो एक जीवन क्या है? तो एक विशाल साम्राज्य है। क्या है? जीवन एक विशाल साम्राज्य है जिसमें मनुष्य के कर्म मतलब दर्शाया जाता है, और मनुष्य का कर्म ही मेन रहता है। इसका परिचय लेखक किस रूप में देते हैं? तो इसका परिचय लेखक किस रूप में देते हैं? कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अनेक समस्याएं आती रहती हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य निखरता है, आगे बढ़ता है और लाइफ में कुछ करता है और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। तो समझ में आ गई बात है। जीवन क्या है? तो जीवन क्या है? तो अपने जीवन क्या है? तो अपने आप का संपूर्ण विकास करना क्या कहलाती है? मतलब जीवन क्या है? तो जीवन क्या है बुआ? तो कहने का मतलब ये, आप हम लोग शिक्षा का डिफिनेशन देते हैं ना कि शिक्षा का डिफिनेशन क्या था कि अपने आप का संपूर्ण विकास करना शिक्षा कराती है। यहाँ पर जीवन क्या है? तो जीवन एक विशाल साम्राज्य है जिसमें तरह तरह की घटनाएं घटती रहती है। हम लोग के जीवन में रोज नई नई घटनाएं घटती रहती है, वो सब जीवन ही ना है। तो लिख सकते हैं जीवन एक विशाल साम्राज्य है जिसमें मनुष्य के कर्म और तरह तरह की घटनाओं का वर्णन होते रहता है और रोज नई नई घटनाएं घटती रहती है। इसमें लेखक कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अनेक समस्याएं आती रहती है जो मनुष्य को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको निचोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बचपन से 3 नंबर, बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। क्यों? देखो, लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य, यहाँ पर कह रहे हैं कि बचपन से ही मनुष्य को स्वतंत्रतापूर्ण मतलब जगह में, वातावरण में रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? देखो, कहने का मतलब जब मनुष्य स्वतंत्र होता है ना तो वो तरह तरह के कार्य करता है जिससे मनुष्य अपने आप का विकास कर सकता है। आप यदि बंधनों में फंस जाएंगे ना, मोह माया में फंस जाएंगे, तो आप अपना विकास नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का रियल मतलब है कि बच्चे को स्वतंत्रता दे दीजिए, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी दे दीजिए, और साथ में उसके अंदर जो भय है उसको भी आप दूर कर दीजिए। तब वो शिक्षा के मामले में बहुत आगे चला जाएगा और बहुत कुछ कर भी देगा। तो बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए,
ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। आखिर क्यों? तो लिखिएगा यहाँ पर जे कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि किसी भी बच्चे को बचपन से ही स्वतंत्र पूर्ण मतलब स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब वो स्वतंत्रता पूर्ण मतलब आजाद वातावरण में रहेगा, आजाद वातावरण में रहेगा, तभी जाकर वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, तभी जाकर वो तरह तरह का विद्रोह करेगा, क्रांति करेगा, सोचने की क्षमता लाएगा, जिससे मनुष्य अपने आप में आगे बढ़ सकता है। जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो मेधा शक्ति को पहचान नहीं सकता है। मेधा शक्ति का मतलब ऐसा शक्ति जो हमारे अंदर के कमियों को दूर करता है, डर को दूर करता है, वो सब मेधा शक्ति कहलाती है बुआ, ठीक है ना। तो समझ में आ गई। बचपन से ही हमें ऐसे वातावरण में रहनी चाहिए जो स्वतंत्र पूर्ण हो, जो आजाद हो। वैसे वातावरण में रहने से मनुष्य अपने आप का विकास करता है। वैसे वातावरण में रहने पर ही मनुष्य तरह तरह की व्यंजनाएं लाता है, तरह तरह की रचनाएं करता है, तरह तरह की बातें सोचता है और उसके आधार पर क्रांति करता है, जिससे मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इसी कारण से बोलते हैं बचपन से ही किसी भी मनुष्य को स्वतंत्र पूर्ण वातावरण में रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? अब देखो कह रहे लिखा कि जहाँ भी भय आ गई ना, समझो तुम्हारे दिल के अंदर भय आ गई तो वहाँ पर मेधा नहीं आ सकती है। मेधा क्या? तो मेधा एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर के भय को दूर करती है, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि जहाँ भी भय आ गया वहाँ पर मेधा शक्ति कभी आ ही नहीं सकती है, मतलब रियल में तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जहाँ भी आपके अंदर भय पैदा हो गया समझो कि वो ज्ञान नहीं है, वो क्या है? तो एक रचना मतलब एक समझी जाए तो कोरी कल्पनाएं हैं बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? तो आपको आंसर लिखना है कि जे कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर भय पैदा हो जाएगा तो समझ लेनी चाहिए कि उसके अंदर मेधा शक्ति नहीं होगा, मतलब वह स्वतंत्र नहीं हो सकता है। जब वो स्वतंत्र नहीं होगा तो वो अपने आप का विकास नहीं कर सकता है। तो भय जब आ जाएगा तो आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे भाई, आप स्वतंत्र हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो भय आपके मन के अंदर खत्म होनी चाहिए। जब भय खत्म हो जाएगा तभी जाकर आप स्वतंत्र हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, और स्वतंत्र रहेंगे तभी जाकर आप कुछ अलग काम कर सकते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर कि जे कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर भय है उसके अंदर मेधा शक्ति नहीं हो सकती है, उसके अंदर स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, और जब मनुष्य स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो अपने आप का विकास नहीं कर सकता है, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? आपको ये बताना है। देखो जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, तो हमारे जीवन में विद्रोह का सबसे ज्यादा स्थान है, क्योंकि विद्रोह ही हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले आता है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में कोई क्रांति नहीं करता है, समाज के गलत नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, गलत नियमों का विरोध नहीं करता है, तब तक वो अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाता, तब तक वो अपने आप का विकास नहीं कर पाता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में विद्रोह का होना भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही विद्रोह मनुष्य को निखारने का काम करती है। तो लिखना यह है कि जे कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि जीवन में अनेक घटनाएं घटती रहती है। यदि समाज में गलत नियम कानून व्यवस्था है तो हमें उसका विद्रोह करनी चाहिए, उसका डट कर सामना करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ाता है, वही हमारे जीवन को समझाने के लिए पर्याय बनता है, एक रास्ता बनता है, जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या करना है 6 नंबर, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, शक्ति और आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। अब लोग यहाँ पर कहते हैं जे कृष्ण मूर्ति जी कि हम लोग के संसार में, हम लोग के वातावरण में या समाज में कुछ ऐसे लोग क्या सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी के विरोध में खड़े हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके विरोध में भी कोई ना कोई खड़ा होगा, मतलब सारे लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और अपने आप में लड़ रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि ये सब जो है ना एक नकारात्मक पहलू है, ये अच्छा नहीं है। अपने आप में लड़ना, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे से लड़ना ही ये सब नकारात्मक पहलू है। नूतन विश्व का तभी निर्माण हो सकता है जब हम लोग सकारात्मक पहलू लाएंगे, अपने अंदर सकारात्मक सोच लाएंगे, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे, तभी जाकर हमारे अंदर जो है ना हमारे पास नूतन विश्व, एक नया विश्व का निर्माण हो सकता है, ठीक है ना। तो समझ में आई बात है। नूतन विश्व का निर्माण क्या है, यहाँ पर हम लोग थे व्याख्या करना था। तो लिखना है कि जो पंक्ति है शिक्षा से ली गई है, जिसके लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी है। इसमें लेखक कहते हैं कि हम लोग के समाज का प्रत्येक मनुष्य कुछ मतलब किसी ना किसी के विरोध में खड़ा है और प्रत्येक मनुष्य कुछ ना कुछ करना भी चाहता है, लेकिन एक दूसरे का विरोध करना लेखक कहते हैं कि ये नकारात्मक पहलू है। और नूतन विश्व, नया विश्व तभी निर्माण हो सकता है जब अपने अंदर हम लोग सकारात्मक पहलू लाएंगे, सकारात्मक थिंकिंग लाएंगे, तभी जाकर हम लोग नूतन विश्व का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको लिख देनी है। अब 7वां देखिए,
नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? तो बस इतनी सी बातें लिखना है कि मनुष्य ऐसा शिक्षा हासिल करे जिसमें उसको स्वतंत्रता हो और साथ में उसके अंदर कोई भय नहीं हो, तभी जाकर एक नूतन विश्व का निर्माण कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य स्वतंत्र होगा तो तरह तरह के कार्य करेगा, तरह तरह की रचनाएं करेगा, जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ाएगा। जब वो अपने आप को आगे बढ़ाएगा तब जाकर वो नूतन विश्व का निर्माण कर सकता है। तो क्या लिखेंगे आंसर? नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? तो बस सीधी सी बात आपको देना है कि नूतन विश्व का निर्माण तभी हो सकता है जब हम लोग स्वतंत्र रहेंगे और हमारे मन के अंदर कोई भय नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम लोग स्वतंत्र रहेंगे तो तरह तरह की रचनाएं, तरह तरह का विद्रोह, क्रांति करेंगे, जिससे समाज का विकास होगा और आगे चलकर नूतन विश्व के एक नए विश्व का निर्माण हो सकता है। ठीक है ना? एक बार समझिए, लिखना है कि जे कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि नूतन विश्व का निर्माण तभी संभव है, चाहे नूतन विश्व मतलब एक नया विश्व तभी बना सकते हैं जब मनुष्य अपने अंदर के डर को दूर करेगा और स्वतंत्र रहेगा, तभी जाकर वो नूतन विश्व का निर्माण कर सकता है। क्योंकि जब उसके अंदर डर नहीं रहेगा तब वो निर्भीकता से कोई काम करेगा, जब वो स्वतंत्र रहेगा तब वो कोई भी विद्रोह कर सकता है, जिसके माध्यम से वो अपने समाज का विकास करेगा और आगे चलकर वही नूतन विश्व का निर्माण कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि नूतन विश्व का निर्माण के लिए दो चीज जरूरी है, एक निर्भीकता मतलब डर को दूर करो और दूसरा स्वतंत्रता। ठीक है ना? अगला अंतिम क्वेश्चन देखो, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। कैसे? मतलब बोले क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों एक ही प्रक्रियाएं हैं, ये बताना है। मतलब तीनों एक ही अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, कैसे ये बताना है। देखो, क्रांति करने के बाद हमारे समाज में जो गलत नीतियां हैं, जो गलत व्यवस्था है, उसका विरोध करना ही क्रांति कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांति कहलाता है। और सीखना, जब किसी चीज को हम लोग मतलब जानने की लालसा रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। और साथ में सोचिए, सीखना भी एक क्रांति ही है। मान लो हम लोग कोई चीज सीखना चाहते हैं तो उससे क्रांति करते हैं कि नहीं? बिना संघर्ष के आप सीख सकते हैं कुछ और नहीं, कोनो चीजें सीख रहे हैं ना, तो वो भी क्रांति का रूप है। तो यहाँ पर गलत व्यवस्था का उल्लंघन करना, नई समाज का निर्माण करना भी एक क्रांति है और साथ में कुछ सीखना भी एक क्रांति है। और प्रेम करना, अब मान लो कि हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो यदि हम लोग उस लक्ष्य से प्रेम करने लगे, उससे अपने सपने से प्रेम करने लगे, मतलब उस सपने को चाहने लगे, तो क्या कहलाएगा? प्रेम करने लगे। मतलब प्रेम करने का मतलब प्रेम तभी हो सकता है जब आप संघर्ष करेंगे। अब मान लो कि हमें आईएएस बनना, तो क्या ऐसे ही बन जाएगा? उससे प्रेम आप तभी करेंगे जब आप अपने आप से संघर्ष करेंगे। बहुत जल्दी मतलब बढ़िया चीज़ से प्रेम नहीं होता है, बढ़िया चीज़ से मतलब जल्दी किताब से जल्दी प्रेम नहीं होगा। मतलब मोबाइल से, लड़की से, इस सबसे बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है, लेकिन किताब उताब से जल्दी प्रेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा चीज़ है, लाइफ बना देगा, वो सब लाइफ बर्बाद कर देगा। तो लाइफ बनाने वाले से जल्दी प्रेम नहीं होता है, और जो बिगाड़ने वाला होता है उससे जल्दी प्रेम हो जाता है। वही है कि प्रेम भी जो है क्रांति का रूप है। ठीक है ना? तो समाज के अंदर जो कृतियां हैं, जो समाज के अंदर गलत व्यवस्था है, उसको दूर करना, चाहे उसके लिए जो मतलब विद्रोह करते हैं, वही क्रांति कहलाता है। और जब कोनो सीखने की लालसा मन में रखते हैं, कोनो चीज़ सीखने की लालसा रखते हैं, तो वो कहलाता है, सीखना कहलाता है। मतलब जब कोई चीज़ें जानने की लालसा रखते हैं तो वो सीखना कहलाते हैं। और सीखना भी एक क्रांति का ही रूप है। कोई चीज़ें तभी सीख सकते हैं जब हम लोग उससे क्रांति करेंगे, उससे विद्रोह करेंगे, संघर्ष करेंगे। ठीक है ना? अब मान लो कि आपको कोई डिफिनेशन याद करना है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा? क्या आप वैसे ही सीख लेंगे? नहीं, उससे संघर्ष करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर वो चीज़ें सीख सकते हैं। और प्रेम करना, किसी भी चीज़ को आप तभी पसंद कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आप उससे प्रेम करना स्टार्ट करेंगे। बिना प्रेम करना किए आप जो है किसी चीज़ को, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, बल्कि एक ही प्रक्रिया का ये सब अंग है। तो क्या लिखेंगे? जब हम लोग समाज में गलत नियमों का उल्लंघन करते हैं, विद्रोह करते हैं, तो वो क्रांति करना कहलाता है। और जब किसी चीज़ की सीखने की लालसा रखते हैं, तो जब किसी चीज़ को जानने की लालसा रखते हैं तो वो सीखना कहलाता है। और सीखना भी एक क्रांति का ही रूप है। और कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो उससे प्रेम करेगा। और किसी वस्तु से प्रेम करने का मतलब क्रांति करना ही होता है। तो इससे साबित ये होता है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना ये अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, बल्कि एक ही प्रक्रिया के एक ही अंग है। मतलब एक ही प्रक्रिया के ये अलग अलग अंग है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपकी देखी जाए तो 8 क्वेश्चन पूर्णतः क्लियर हो गया और सारी बातें आपको समझ में आ भी गई होगी। ठीक है ना? तो इस तरह से ये आपका चैप्टर क्लियर हो रहा है, मतलब इस तरह से आपका प्रश्न उत्तर क्या होगा, पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है ना? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।